नमस्कार दोस्तों, आप सभी को तो इतना मालूम ही है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम हो, बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कि इंडियन नेशनल मूवमेंट कभी भी नहीं पढ़ा आपने ना, तो भी आप उसके एक्सपर्ट हो जाएंगे। अभी तक आपने कांग्रेस की स्थापना से पहले जो राजनीतिक संगठन थे वो पढ़ लिया, पहला चैप्टर। उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको करवा दिए हैं। और दूसरा चैप्टर कांग्रेस था, वो भी आपने पूरा पढ़ लिया है। लगभग 3 वीडियो में मैंने उसको कंप्लीट किया है। अब तीसरा चैप्टर है उदारवादी चरण। अभी तो बेसिक जानकारी आपने कांग्रेस क्या थी वो पढ़ा, उसके पहले जो संगठन थे वो पढ़े। अब शुरुआत होती है मुख्य तौर पर इंडियन नेशनल मूवमेंट की। 1885 से 1947 तक क्या क्या बातें आपको पढ़नी है, सब मैं एक सिंपल तरीके से बताऊंगा। देखिए, पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट 3 चरणों में बांटा गया है इतिहासकारों के द्वारा। इससे 2 लाभ हुए हैं। एक तो हमें पढ़ने में आसानी हो गई है, दूसरा ये है कि इसको बांटा क्यों है, क्योंकि अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं, अलग अलग विचारधारा, विचारधारा नहीं कह सकते क्योंकि सबके विचार तो सेम ही थे, मतलब काम करने का अलग तरीका था, लक्ष्य सबका एक था। तो अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं ना, अलग अलग सोच रखने वाले, तो उनका वर्चस्व अलग अलग टाइम पे ऊंचा था। जैसे शुरुआत में 1885 से 1905 तक बात करते हैं, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेन नेता थे वो सभी उदारवादी किस्म के थे, मॉडरेट किस्म के थे, मतलब नरमपंथी नेता थे। उनकी सोच थी कि अंग्रेजों से अगर कोई बात मनवानी है, उनसे काम करवाना है या उनसे अपना हक मानना मांगना है, डिमांड उनके सामने रखनी है, तो हमें याचिका वाली राजधानी राजनीति करनी पड़ेगी। हमको चिट्ठी के द्वारा उनसे मांगना पड़ेगा, हमको पत्र के द्वारा उनसे मांगना पड़ेगा। ठीक है, प्यार से ही मतलब करवाना चाह रहे थे ये। तो 1885 से 1905 मैं लिख देता हूँ यहाँ टाइम। 1885 से 1905, ये पेन, 1885 से 1905, क्योंकि इस दौरान जो भी नेता थे जिनके कंधों पर पूरा का पूरा कांग्रेस संभाला हुआ था, जिन्होंने, या कहा जाए इंडियन नेशनल मूवमेंट चला रहे थे शुरुआत में, तो वो सभी उदारवादी किस्म के थे। ठीक, अभी इनकी चर्चा करेंगे कौन कौन थे। उसके बाद उग्रवादी, जब इनसे ज़्यादा इनको लाभ नहीं हुआ, इनसे जो है अधिक काम नहीं हो पाया, और 1905 में बंगाल का विभाजन भी हो गया, तो लोग भड़क गए। उसके बाद जो उग्रवादी नेता थे, गर्मपंथी के नेता थे, उनका जो है पॉपुलैरिटी बढ़ने लग गया। गर्मपंथी मतलब या उग्रवादी मतलब इनका जो काम करने का जो तरीका था थोड़ा अलग था। ये जो याचना करने वाली राजनीति थी, जो उदारवादियों के द्वारा अपनाई गई थी, इसको भिक्षावृत्ति राजनीति कहते थे ये। इनका इन पर विश्वास नहीं था कि चिट्ठी लिखकर मांगा जाए या प्रार्थना करके अपना हक मांगा जाए, नहीं। इनकी ये सोच थी कि भैया, कि हम अपना हक मांग रहे हैं, अगर दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो हम चक्का जाम कर देंगे, हम हड़ताल कर देंगे। ये दिमाग में रखिएगा कि हिंसा ये भी नहीं करते थे। उग्रवादी जो नेता थे ना, वो भी हिंसा नहीं करते थे। और यहाँ उग्रवादी शब्द मतलब नेगेटिवली मत सोचिएगा, ये थोड़े गर्म स्वभाव के थे, उग्र स्वभाव के थे। ठीक, तो इनका काम करने का तरीका थोड़ा उग्र था, लेकिन हिंसा नहीं करते थे ये भी। जैसे लाल बाल पाल का नाम आप आगे चलकर देखेंगे बहुत। लाल लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, ऐसे से बहुत सारे जो नेता थे जो गर्मपंथी विचारधारा के थे। उनका जो टाइम पीरियड है 1905 से, उनकी पॉपुलैरिटी अधिक थी। 1905 से लगभग लगभग कह सकते हैं 19 तक, 16, 17, 18, 19, कहीं कुछ भी लिखा है तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। अब गांधीवादी चरण इसलिए कहते हैं क्योंकि 1919 से लेकर 1947 तक गांधी जी की विचारधारा के तहत इंडियन नेशनल मूवमेंट चला, और इन्हीं की विचारधारा हावी रही, तो इसलिए ये गांधीवादी चरण कहते हैं। लेकिन क्रांतिकारी भी काम कर रहे थे। जब उग्रवादी चरण चल रहा था, गांधीवादी चरण चल रहा था, तो इसके पैरेलल में क्रांतिकारी भी थे। ठीक है,
तो ये कह सकते हैं इसके पैरेलल में क्रांतिकारी चरण भी चल रहा था, क्रांतिकारी लोग भी थे। क्रांतिकारी जो लोग थे वो अलग काम करते थे, उनका काम करने का अलग अंदाज था, देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाते थे। गोली बंदूक से तो नीचे वो बात ही नहीं करते थे। बम गोली बंदूक से उनका उससे खेलते थे, और मर जान हाथ जो है अपनी हथेली पे लेकर घूमते थे। उनको मरने से डर नहीं लगता था, देश के लिए वो कुर्बान होने को तैयार थे। तो ये इंडियन नेशनल मूवमेंट को बांटा गया है। तो सबसे पहले उदारवादी चरण की बात करेंगे। यहाँ के जो नेता थे, यहाँ के जो कांग्रेस के साथ इस समय जुड़े हुए लोग थे, वो सभी उदारवादी प्रवृत्ति के थे, मॉडरेट फेज के थे। जैसे मैं आपको बताऊं, ये देखिए, पेन सेलेक्ट कर दूं, दादा भाई नौरोजी उस समय ये जो उदारवादी नेता थे, इन नेताओं की लिस्ट है। फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, बद्रुद्दीन तैयब जी, पी आनंद चार्लू, आनंद मोहन बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, दीनशा वाचा, महादेव रानाडे, विजय राघवाचारी, शिशिर कुमार घोष, इन कईयों का नाम आपने ऑलरेडी सुन लिया होगा। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ा है आपने, तो 1885 से 1905 तक जितने भी अध्यक्ष थे इंडियन, वो सभी के सभी उदारवादी नेता थे। इसके अलावा इनमें कई नाम आपने पहले चैप्टर में सुना होगा, जिन्होंने नई नई जो राजनीतिक संगठन की स्थापना की थी। जैसे शिशिर कुमार घोष की अगर बात करें, इन्होंने इंडियन लीग की स्थापना की थी। अमृता बाजार नामक इन्होंने समाचार पत्र चलाया था। ये सब याद होना चाहिए आपको, ठीक है। अब इनमें से कुछ बहुत महत्वपूर्ण है, उनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। और ये इतने ही नहीं है, बहुत सारे हैं। कुछ तो आप 1885 से 1905 तक जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट नेशनल वो बताया आपको, कांग्रेस के अधिवेशन, उसके जो अध्यक्ष हैं उन सब का भी नाम आपको याद होगा। तो वो भी सब क्या थे, उदारवादी नेता ही थे। तो प्रश्न आएगा जैसे कि निम्न में से उदारवादी नेता कौन नहीं था। अभी आगे उग्रवादी नेताओं के बारे में पढ़ लेंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं कौन नहीं था। अब जैसे बात करते हैं दादा भाई नौरोजी की बच्चों, दादा भाई नौरोजी की। दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ बातें आपको याद रखनी है। इनको सबसे पहले याद रखिए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। किसको? दादा भाई नौरोजी को। तो पहली बात याद होगी। और ये पहले इंडियन थे जो हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे। ये चुनाव लड़े थे हाउस ऑफ कॉमन्स का और जीत गए थे। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होती है, निम्न सदन जिसे कहते हैं, वैसे ब्रिटेन में जो निम्न सदन था उसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। तो उसका सदस्य थे ये, उसका सदस्य बनने वाले पहले इंडियन थे। ये भी याद हो जाएगा आपको। और इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ा, 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। एक तो 1886 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, और दूसरा लाहौर में अधिवेशन 1893 में हुआ था। और उसके अलावा 1906 का अधिवेशन याद हो, कलकत्ता में हुआ था। तब कब कब अध्यक्ष रहे थे ये भी तीसरी बात याद होगी आपको। ये हुए थे आपके 1886 में, और इसके अलावा पेन थोड़ा सा थिकनेस इसकी बढ़ा देता हूँ, 86 में और 1893 में और 1906 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ठीक, याद हो जाएगा, चलिए ठीक। उसके अलावा दादा भाई नौरोजी को सबसे ज़्यादा किसके लिए याद किया था जानते हैं आप? उन्होंने ड्रेन वेल्थ थ्योरी बताई थी, मतलब धन निष्कासन सिद्धांत बताया था। अब ये क्या था, हालांकि मॉडर्न हिस्ट्री में कंप्लीट आप पढ़ेंगे, मैं बता देता हूँ। जो अंग्रेज थे वो क्या कर रहे थे, हमारे यहाँ से जो पैसा है ना वो इंग्लैंड भेज रहे थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों। मतलब जैसे सरकार हमसे राजस्व ले रही है, टैक्स ले रही है, तो उसके बदले हमको सुविधा तो दे रही है ना। वो सारा पैसा यहीं तो खर्च कर रही है, हमारे ऊपर ही तो खर्च कर रही है। और जब यहाँ पे अंग्रेज थे क्या करते थे, हमसे रेवेन्यू लेते थे, हमसे राजस्व लेते थे, और वो पैसा अपने बिजनेस में लगाते थे, और वही पैसा इंग्लैंड भेज दिया करते थे। तो मतलब यहाँ से पैसा उठा उठा के डायरेक्ट इंग्लैंड दिया जा रहा है। मतलब ऐसा पैसा जब एक देश से दूसरे देश में भेजा जा रहा है, उसके लिए आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ना के बराबर कोई बेनिफिट मिल रहा है, बस आपका पैसा एक देश से दूसरी जगह भेजा जा रहा है। तो वही है धन निष्कासन। यही क्या है, यही है धन निष्कासन। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो ये आपको सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने बताया था।
इंडिया के लोगों को दादा भाई नौरोजी ने बताया था सबसे पहले कि भैया ये हो रहा है खेल। और ये 1757 से ही होना शुरू हो गया था, जब प्लासी का युद्ध इन्होंने लड़ा, बंगाल वाला इलाका इनके हाथ में आना शुरू हुआ ना, तब से ये खेल चल रहा था। 1757 से 1947 तक चला। अब हमको पता कब लगता है, 1867 में ये धन निष्कासन सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने, 1867 में। बताइए 1757 से 1867, 110 साल, 110 साल तक ये लूट कर ले गए। 110 साल क्या क्या, 200 लगभग साल कह सकते हैं, 190 साल। क्योंकि जब ये थ्योरी बताई थी, ये बंद थोड़ा ना हो गया था सिस्टम, और लूट कर लेके जा ही रहे थे। ठीक है, कोई एक देश से दूसरी जगह देश में पैसा लेके जा रहा है, तो थोड़े समय के लिए ले जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लंबे समय तक लेके जा रहे हैं, सोच भी नहीं सकते बच्चों। ठीक है, अनेकों रूप में लेके जा रहे हैं, राजस्व इकट्ठा कर रहे हैं। अब वही राजस्व से सैलरी दे रहे हैं अपने सैनिकों को, और सैनिकों में जो ऊंचे पदों पर बैठाया हुआ है इन्होंने, वो किसको बैठाया हुआ, अपने अंग्रेजों को बैठाया हुआ। हमारे इंडियंस को छोटे लेवल पर बैठाया हुआ, जिनकी सैलरी ना के बराबर थी। और जो ऊंचे पदों पर बैठे थे, खूब सैलरी थी उनको देते थे, और वो अपने जो है खर्च पूरा अपने विदेश में करते थे, अपने विदेशों में भेजते थे। वो यहाँ पर ज़मीन उमीन रह यहाँ रहते थोड़ी ना थे, यहाँ मतलब रहने के पर्पज से थोड़ी ना आए थे परमानेंट, यहाँ कुछ नहीं खर्च करते थे। तो कई लोग कहते हैं कि ट्रेनें बनाई हैं, ये वो बनाया, तो ट्रेन व्रेन जो बनाई है उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए बनाया है, ताकि जो कच्चा माल है जल्दी से जल्दी बंदरगाह तक ले जाएं, वहाँ से अपना अपने विदेश में ले जाएं, अपने देश में ले जाएं वो। ठीक, तो खतरनाक तरीके से यहाँ से वेल्थ जो है ड्रेन कर रहे थे वो। ये सबसे पहले बताने वाले दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने कब बताया था, 1867 में सबसे पहले बताया था। एक समाचार था, उसमें एक लेख लिखा था इन्होंने एक लेख की जो हेडिंग थी ना, वो इंग्लैंड डेप्ट इंडिया थी। तो सबसे पहले इन्होंने इंग्लैंड डेप्ट इंडिया, ये नोट कर लीजिएगा, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, ये सबसे पहले लेख इन्होंने लिखा। इसमें धन निष्कासन से संबंधित बातें बताई, लेकिन पूरा फुल डिटेल में इन्होंने कब बताया, अपनी एक किताब लिखी स्पेशल 1901 में। तो सबसे पहले इन्होंने किस किताब में इस धन निष्कासन को बताया, तो 1901 में इन्होंने किताब लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या क्या नाम था इसका, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत के ब्रिटिश शोषण की व्याख्या इसमें पूरी तरीके से इन्होंने दी। ठीक है, 1867 में तो एक न्यूज़ के माध्यम से जो इंग्लैंड डेबिट टू इंडिया एक लेख लिखा था, लेकिन पूरा डिटेल में किस किताब में एक्सप्लेन किया इन्होंने, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी पुस्तक थी, 1901 में इन्होंने रिलीज़ की थी। उसमें पूरा एक्सप्लेन किया दादा भाई नौरोजी के बारे में। ये आपको इतनी बातें याद रखनी है। इसके बाद बच्चों, फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि कांग्रेस का आपने 1890 वाला अधिवेशन पढ़ा था, उसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की है। तो सबसे पहले ये याद रख लीजिए कि 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अध्यक्ष रहे थे। इन्हें बॉम्बे का शेर कहा जाता था। फिरोज शाह मेहता को क्या कहा जाता था, लॉयन ऑफ बॉम्बे कहा जाता था। ठीक है, इन्होंने एक अखबार चलाया था जिसका नाम था बॉम्बे क्रॉनिकल। ये अंग्रेजी भाषा में था, ये अखबार जो है अंग्रेजी भाषा में था, और साप्ताहिक समाचार था, सप्ताह में एक बार ये समाचार आता था। इसकी शुरुआत कब की थी इन्होंने, बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र की, तो 1910 ईस्वी में। और इसके अलावा इनको अंग्रेजों ने नाइट की उपाधि दी थी। क्या उपाधि थी, नाइट की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी। ठीक, तो फिरोज शाह मेहता के बारे में इतनी बातें आप याद रखिए। इसके बाद सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के बारे में तो ऑलरेडी आपने पढ़ ही लिया होगा। जब 1876 में इन्होंने और आनंद मोहन बोस ने मिलकर इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की स्थापना की थी, बताया था मैंने। तो इनके बारे में भी मैंने बहुत सारी बातें बता दी थी। तो यहाँ पे नई बात क्या सीखने को मिली, राष्ट्रगुरु बच्चों किसको कहा जाता है, राष्ट्रगुरु के नाम से किसको जाना जाता है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी को ही जाना जाता है। ठीक, इसके अलावा 1876 में जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई है, वो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा हुई है। और एक
इन्होंने समाचार चलवाया था द बंगाली, बंगाली भाषा में वो था, उस अखबार का नाम भी था द बंगाली। किसने चलाया था? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने। इसके अलावा आपको पता है ये आईसीएस अधिकारी हैं, आईसीएस अधिकारी रह चुके थे। इनको हालांकि इन पर गलत इल्ज़ाम लगाकर अंग्रेजों ने हटा दिया था पद से, लेकिन ये इंटरेस्टिंग ये है इन्होंने 2 बार आईसीएस की परीक्षा क्वालिफाई की है, एक बार 1869 में और एक बार 1871 में। 1869 में जब इन्होंने क्वालिफाई किया, जब वेरिफिकेशन हुआ तो देखा गया इन्होंने डेट ऑफ बर्थ थोड़ी सी गड़बड़ लिख दी थी। इन्होंने जो डेट ऑफ बर्थ अपनी ने हिंदू कैलेंडर के हिसाब से लिखा था, जबकि वहाँ पर मांगा था इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, तो यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लेकिन टैलेंट तो था इनमें, तो 1871 में दोबारा से इन्होंने पेपर दिया और क्वालिफाई इन्होंने कर दिया। अब उसके बाद ये असिस्टेंट मजिस्ट्रेट बन गए। बांग्लादेश के अंदर एक जगह है सिलहट, क्या नाम है? सिलहट। तो वहाँ पे मजिस्ट्रेट बन गए, ये असिस्टेंट मजिस्ट्रेट नौकरी की, लेकिन 2-3 सालों के अंदर इनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा दिया, नस्ल भेद का इल्ज़ाम लगा दिया कि भैया आप जो यूरोपीय आम लोग हैं जो बिजनेस करने आए हैं उनके साथ तो गलत व्यवहार कर रहे हो, जबकि इंडियन के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हो। इस कारण से इन पर गलत इल्ज़ाम लगाकर पद से इनको हटा दिया गया। तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के बारे में इतनी बातें आप याद रखिए बस। अब इसके बाद उदारवादी चरण के अंदर जो नेता थे, जो लोग थे जिनके कंधों पर कांग्रेस की बागडोर थी, उनकी कार्यशैली क्या थी? आपको मैंने बताया कि भैया वो विश्वास रखते थे अंग्रेजों के कानून पर, अंग्रेजों की जो भी सिस्टम था उस पर उनको पूरा विश्वास था, और ये चाहते थे कि जो अंग्रेज हैं वो हमारी जो बातें हैं वो समझें, और इसके लिए इनकी ये सोच थी कि हम प्यार से ही वो समझा सकते हैं उनको। इनका ये मानना था कि अंग्रेज जो है ना हमारी हेल्प तो करना चाह रहे हैं, वो हमारे प्रति अच्छा सोचते हैं, हमारी हेल्प करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको हमारी प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। अगर उनको हम प्रॉब्लम बताएं, याचिका के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से अपनी ज़रूरत बताएं, तो उसको वो पूरा करेंगे, ये इनकी सोच थी। इसलिए ये चिट्ठी लिखकर, याचना करके, प्रार्थना करके अपनी बात मनवाते थे। और इसके अलावा हर वर्ष ये अधिवेशन करते थे। कांग्रेस का अधिवेशन तो शुरू से लेकर लास्ट तक हर वर्ष होता ही था। आमतौर पर दिसंबर के लास्ट वाले दिन 2-3 दिन चलता था, 28, 29, 30 दिसंबर को ये चलता था अधिवेशन। इसमें जो मुद्दे होते थे, नेशनल मुद्दे, उन पर ये बात करते थे, उनसे रिगार्डिंग कुछ भी डिमांड होती थी तो अंग्रेजों से प्रार्थना करके ये मांगते थे, और लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते थे। ये जो भी सिस्टम चल रहा है, जैसे ये पैसा यहाँ से लूट कर लेके जा रहे हैं अंग्रेज, तो ये लोगों तक पहुँचाते थे बात, प्रचार करते थे। जो अंग्रेज शोषण कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो वो सब इंफॉर्मेशन पहुंचाते थे पूरे देश के अंदर, उनको जागरूक करने का प्रयास करते थे, और जनता को राष्ट्र जो भक्ति उनकी थी वो जगाते थे। ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर जगाते थे, नेशनलिज्म की भावना जगाते थे। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद ये है कि जो उदारवादी चरण के नेता हैं उनके उद्देश्य क्या थे और उनके डिमांड्स क्या थी अंग्रेजों से। उदारवादी जो नेता है उनकी डिमांड क्या थी? बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। इनकी ये डिमांड थी कि भैया सेना के खर्च में कमी की जाए। सेना के खर्च में बहुत कमी हो रही, बहुत बड़ी बड़ी सेना रख रही है, और उसी सेना से सब पर एक तरीके से पकड़ बनाए हुई है, चाहे वो आपके राजा रजवाड़े हों, देसी रियासतें हैं, उनको भी जीत रही है उसी सेना से, और उस सेना में जो बड़ी पोस्टों पर रखे हुए हैं उनकी बहुत ज़्यादा सैलरी है, और इनको जो सैलरी दी जा रही है ना वो हम ही से दी जा रही है, हमारे ही पैसों से दी जा रही है, हमारा ही जो राजस्व है उसी से सैलरी दी जा रही है। बहुत सारा धन सेना पे खर्च किया जा रहा है, और सेना में बड़े बड़े अधिकारियों को ज़्यादा सैलरी मिल रही है, तो वो सारा धन कहाँ जा रहा है? हमारे राजस्व का सारा धन इंग्लैंड जा रहा है। तो सेना के खर्च में कमी करने की बात इनकी डिमांड है। और उच्च पदों पर इन्होंने कहा कि भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट किया जाए। बड़ी बड़ी पोस्टों पर भारत के लोग बहुत कम थे। इनकी सिस्टम ही ऐसा बनाया था, देखिए पहले 23 साल मैक्सिमम उम्र थी आईसीएस अधिकारी बनने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए,
लेकिन उन्होंने 19 साल कर दी। और एग्ज़ाम भी कहाँ होता था, इंग्लैंड में होता था एग्ज़ाम, तो आम लोग तो दे ही नहीं पाएगा। ठीक है। इसके अलावा वायसराय की एक कार्यकारी परिषद थी और एक विधायिका परिषद थी, विधायी परिषद थी जो कानून बनाती थी। जो कार्यकारी परिषद थी उसमें इंडियंस की संख्या बढ़ाई जाए, ऐसा इनका डिमांड था। और जो विधायी परिषद था, जो कानून बनाने का जिसका काम था, वहाँ भी इंडियन की संख्या बढ़ाई जाए, मेजोरिटी में किया जाए उनको। ठीक है, ये इनका डिमांड था। और बजट पर बात करना, बजट पर नियंत्रण, बजट पर क्रॉस क्वेश्चन करना, ये अधिकार मांग रहे थे ये लोग। ठीक है। तो केंद्र और प्रांतों की विधान परिषद का विस्तार किया जाए, बजट पर नियंत्रण हो। मतलब जैसे केंद्र जो आपका वायसराय की कार्यकारी परिषद हो, चाहे विधान परिषद हो, वैसे ही प्रांतों में भी सिस्टम था ना, तो दोनों में इन्होंने विस्तार करने के लिए कहा था। और नमक और चीनी तो आम लोग यूज़ करते हैं, इस पर बहुत टैक्स लगता था, तो वो टैक्स समाप्त करने के लिए इनकी ये डिमांड थी, इनका ये उद्देश्य था कि कीजिए। इसके अलावा भू राजस्व को कम करने के लिए उन्होंने कहा कि जो भू राजस्व है बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है किसानों से, उसको कम किया जाए ताकि किसानों के ऊपर जो खर्च का बोझ है वो कम हो सके। और जो आईसीएस की परीक्षा होती थी ना, इंग्लैंड में होती थी, ये बोला गया इनके बाद, इनके द्वारा डिमांड किया गया कि वो परीक्षा इंडिया में भी हो। और जो उनकी एज है, मैक्सिमम आयु 19 कर दी गई थी कि 19 आयु से ऊपर का आयु का बच्चा नहीं दे पाएगा एग्ज़ाम, वो 23 की जाए, वो 23 की जाए। और इनकी ये डिमांड थी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग किया जाए। अगर न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग रहेगी तभी तो स्वतंत्रता पूर्वक काम कर पाएगी, तभी तो न्याय हो पाएगा किसी देश में। हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कार्यपालिका से बिल्कुल स्वतंत्र है, तभी वो स्वतंत्र पूर्वक अपना काम करते हैं, डिसीजन लेते हैं। प्राथमिक शिक्षा का प्रसार किया जाए ताकि लोग, जो बच्चे हैं छोटे, वो शिक्षित हो पाए, तो आने वाली जो जनरेशन है वो पढ़ी लिखी आए। तो ये इनकी डिमांड थी। और 1878 का शस्त्र लाइसेंस अधिनियम था, उसको इन्होंने बोला निरस्त किया जाए, जिसमें आप ही सोच के देखिए कि एक देश में वहीं यूरोपी भी रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं, यूरोपियों को लाइसेंस रखने का, वो हथियार रखने का अधिकार है, हम इंडियंस को नहीं है, तो ये कैसा न्याय होगा। तो ये सब बंद करने के लिए इन्होंने कहा था। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, स्वतंत्र प्रेस का अधिकार, समाचार पत्र जो है इन सबको स्वतंत्र रखने का इनका डिमांड था। तो ये इनकी डिमांड थी। अब बात करते हैं क्या उपलब्धियां हुई उदारवादी चरण के नेताओं की, और क्या कमियां इनसे होगी, या इनके लिए क्या आलोचना इनके द्वारा इनके लिए की जाती है। सबसे पहले देखिए, ये डिमांड कर रहे थे कि भैया आईसीएस अधिकार, जो आईसीएस परीक्षा हो रही है इंडिया में हो, और आईसीएस परीक्षा में जो 19 वर्ष आयु है ना, वो मैक्सिमम 23 कर दी जाए। ये डिमांड थी, बार बार डिमांड थी। तो उसके लिए अंग्रेजों ने एक कमेटी गठित कर दी, जिसे लोक सेवा आयोग कमेटी कहा जाता है। ठीक है। और चार्ल्स ये एचिसन, ये नाम देख लीजिए, चार्ल्स एचिसन की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया। ये मत सोच लीजिएगा कि जैसे आज की लोक सेवा आयोग है वो गठन कर दिया गया जो चुनाव, वो लोक सेवा आयोग के एग्जाम कराएगी, नहीं नहीं, ये लोक सेवा आयोग नहीं, ये कमेटी एक गठित की गई थी जिसकी अध्यक्षता चार्ल्स एचिसन कर रहे थे। इनको काम दिया गया कि आप बताइए, हमको रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए, क्या इंडिया में एग्ज़ाम हो सकता है, करा सकते हैं, क्या उम्र कम करनी चाहिए। तो इन्होंने बाद में रिपोर्ट प्रस्तुत की कि बोला हाँ, उम्र तो आप बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 23 कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम जो है इंग्लैंड में मत करो, इंग्लैंड में ही कराइए, इंडिया में मत करवाइए। ये इसके अलावा बार बार डिमांड कर रहे थे कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद हो, चाहे उसकी विधान परिषद हो, उसमें संख्या बढ़ाई जाए, इंडियंस को भरा जाए। तो 1892 का जो अधिनियम आया, कुछ बातें इनकी मान ली गई, कुछ संख्या बढ़ाई गई, कुछ संख्या बढ़ाई गई। हालांकि ये खुश नहीं थे, 1892 के कानून से ये पूरी तरीके संतुष्ट नहीं थे, कुछ इनकी डिमांड मानी गई थी। तो ये उपलब्धियों में ही हम गिनेंगे। और इन्होंने जनता को अंग्रेजों का जो शोषणकारी व्यवहार था,
जो शोषण हमारा कर रहे थे, उससे जागरूक किया। जनता पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो नए नए जनरेशन पैदा हो रही थी ना, वो सोच रहे थे कि यही दुनिया है, उनको अपना हक ही नहीं मांगना आ रहा था। जब लोग पढ़े लिखे हो गए, तब उनको समझ में आया कि राष्ट्रवाद की भावना आई। पहले तो भैया खुद का परिवार, खुद का गांव जिसको जानते हैं, वही इनके लिए दुनिया है। बाकी बाहर भाड़ में जाए जो मर्जी हो, इनसे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब पढ़ लिख गए, तब इनको पता लगा कि भैया ये लोग हम पे राज कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। तब अंग्रेजों की सिट्टी बिट्टी गुल होना शुरू हुई थी, लेकिन बहुत समय लग गया बच्चों। इसके अलावा लोगों में उदारवाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष मतलब धर्म के नाम पर आपस में लड़े भिड़े ना, उनके अंदर राष्ट्रवाद की विचार की भावना, देश प्रेम की भावना, ये सब लाने का प्रयास किया इस उदारवादी चरण के नेताओं ने। ठीक है। उसके बाद वेल्वी आयोग 1895 में गठित हुआ। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो मैंने आपको बताया ड्रेन वेल्थ थ्योरी, उसमें जब बात उठ रही थी कि भैया यहाँ से अंग्रेज पैसा लूट के आप लोग लेके जा रहे हो, और उदारवादी जो चरण के नेता थे, आपको पता ही है कि ये विश्वास रखते थे उनके ऊपर, अंग्रेजों के ऊपर, अंग्रेजों की पॉलिसी के ऊपर। इसलिए डिमांड किया कि भैया हमारे यहाँ से पैसा आप लोग ऐसे लेकर जा रहे हैं। तो अंग्रेजों ने इनकी बात मानकर एक आयोग का गठन कर दिया लॉर्ड वेल्वी की अध्यक्षता में। इसे वेल्वी आयोग कहा जाता है। 1895 में गठित किया गया। इनका काम था कि जो धन निष्कासन हो रहा है, जो फालतू खर्च हो रहा है, इसकी जांच करना, क्या सच में ऐसा है। ये एक तरीके से हमको मीठी गोली दी थी इन्होंने, बहकाया था ऐसी गठित करके। ठीक है, इनको पता ही था क्या हो रहा है वैसे ही। अब बात करते हैं बच्चों आलोचना। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो पहला चरण है, उदारवादी चरण, इसमें जो भी उदारवादी नेताओं ने जो काम किए हैं, उनकी आलोचना भी होती है। इसमें ये कहा जाता है कि इन्होंने जो अपनी डिमांड रखी है, उसका दायरा बढ़ाया ही नहीं, छोटी छोटी मांग ये कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा इसमें कहा गया कि जो इस समय जो लोग हैं, वो आम जनता वो जुड़ ही नहीं पाई कांग्रेस से। कांग्रेस के साथ केवल जो शिक्षित वर्ग है वो जुड़ पाया, जो वकील हैं, जो आपके अधिकारी हैं, वो सब जुड़ पाए, शिक्षित वर्ग जुड़ पाया। कोई आम जनता नहीं जुड़ पाई इनके साथ शुरुआती चरण में। ठीक। इसके अलावा कहा गया कि कांग्रेस तो भैया भिक्षावृत्ति राजनीति करने वाली एक संस्था है। प्रार्थना करती है, याचिका करती है, हाथ जोड़ती है अंग्रेजों के सामने, और अंग्रेज कुछ भी वैल्यू नहीं, तवज्जो नहीं देते हैं। 20 साल हो गया, कुछ नहीं उन्होंने किया। और तो और 1905 में उन्होंने जो है बंगाल का विभाजन भी कर दिया था। लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय था। वो आगे चलेंगे, पढ़ेंगे, जब उग्रवादी नेताओं के बारे में पढ़ेंगे तो बंगाल का विभाजन भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक। तो बताया मैंने शिक्षित वर्ग जुड़ा हुआ था, इस कारण से जो अंग्रेजों की ही जो आपकी वेस्टर्न जो राजनीति थी, जो सिस्टम चल रहा था, उसी पर इनकी सोच अटकी हुई थी, उसी पर ये विश्वास रखते थे। भले आलोचना हो रही है, लेकिन अगर आप सोच के देखिए, अगर ये ना करते तो इसके अलावा क्या करते, क्योंकि वो उस समय सिचुएशन ही ऐसी थी। क्या पता उस समय सिचुएशन ही ऐसी हो कि ये सब करने के अलावा इनके पास कोई चारा ही नहीं हो, क्योंकि अंग्रेज उस समय इतने आक्रामक थे कि कुछ और डिमांड ये लोग करते, कुछ अगर खुल के बात करते तो शायद कांग्रेस को वो कुचल देते, क्योंकि इतना ज़्यादा लोकप्रिय तो हुई नहीं है। आपको पता है कि आम जनता जुड़ नहीं पाई है, अभी छोटे में ही सीमित हैं, इतनी फेमस नहीं हुई है। अगर हवा में उड़ते, पंख लगा लेते, तो क्या पता पंख काट देती अंग्रेज, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिल्कुल ही कुचल दिया जाता, तो इसका कोई भविष्य होता ही नहीं। तो उस समय की सिचुएशन के हिसाब से शायद इन्होंने अच्छा किया। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से इन्होंने अच्छा ही किया है। तो ये उदारवादी जो चरण है, इसमें ये बातें हुई हैं। अब
ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, छोटा सा टॉपिक था। मेन है आपका उग्रवादी चरण। उसी के पहले में क्रांतिकारी चरण भी चलता है, जिसमें क्रांतिकारी घटनाएं होती हैं क्रांतिकारियों के द्वारा, वो भी हमें अलग चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो में उग्रवादी चरण हम शुरू करेंगे। अच्छा लगा होगा जरूर आपको, लाइक कर दिएगा, शेयर जरूर कर दिएगा दोस्तों के साथ, वो भी इसका लाभ उठा सके। तो हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।